टीएमसी को इसलिए जलन हुई है, उनके अंदर आग इसलिए लगी है कि उनका वोटर ही बांग्लादेशी है। ममता दीदी जो उप मुख्यमंत्री जो बनती हैं वहां की, उनकी पार्टी जो चुनाव जीतती है उसमें बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट अपना योगदान देता है। अब उनको डर लग रहा है कि जो विदेशी नागरिक पश्चिम बंगाल में छुप करके घुस करके उनको मदद कर रहे हैं, वो मदद उनके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए इस प्रकार की धमकी की भाषा का इस्तेमाल किया जाए और ऐसी धमकियों में सरकार नहीं आती। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। पूर्व सांसद संजय निरुपम का विपक्ष पर बड़ा हमला, बोले उबाठा और कांग्रेस का मोर्चा सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट, फेक नैरेटिव का हुआ पर्दाफाश। मुंबई अंधेरी में आज शिवसेना शिंदे गुट के उपनेता और प्रवक्ता पूर्व सांसद संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी के नाम पर जो फेक नैरेटिव विपक्षी दलों ने फैलाया है उसका पूरी तरह पर्दाफाश हो चुका है। 1 नवंबर को मुंबई में चुनाव आयोग के दफ्तर पर जो मोर्चा निकाला जा रहा है वह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है और जनता को गुमराह करने की कोशिश है। संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने पहले 72 लाख फर्जी वोटर का आरोप लगाया, फिर 24 लाख तक आ गए, लेकिन उनके सभी आरोप झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा कि हार से बौखलाए विपक्षी दल अब मतदाता सूची को लेकर झूठे सवाल उठाकर खुद ही फंस रहे हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख और उनके युवराज ने भी वर्ली विधानसभा में 11,000 वोटर बढ़ने का आरोप लगाया, लेकिन सवाल यह है कि अगर वोटर फर्जी थे तो वे चुनाव कैसे जीत गए। निरुपम ने बताया कि पिछले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद मुंबई में लगभग 2 लाख नए वोटर जुड़े। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें होटल में काम करने वाले, मजदूर और झोपड़पट्टी में रहने वाले नागरिक वहीं के पते पर वोटर आईडी बनवाते हैं। वे भारत के वैध नागरिक हैं, फर्जी नहीं। निरुपम ने कहा कि करारी हार के बाद बौखलाए विपक्षी दल अब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर भी आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे। निरुपम ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान लाल किताब लेकर घूमने वाले राहुल गांधी अब संविधान और सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। यही राग अब उबाठा प्रमुख और उनके युवराज भी गा रहे हैं। निरुपम ने तीखा बयान देते हुए कहा कि उन्हीं मतदाताओं के बल पर मुंबई में उबाठा के 10 विधायक जीते हैं और अगर उन्हें मतदाता सूची पर भरोसा नहीं है तो उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। निरुपम ने आगे कहा कि मतदाता सूची में कुछ त्रुटियां अवश्य हैं, लेकिन उन्हें ठीक करने के लिए ही एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार में इस प्रक्रिया के तहत 68 लाख से अधिक फर्जी वोटर हटाए गए और बंगाल में भी यही स्थिति होने वाली है, क्योंकि वहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के सहारे ममता बनर्जी चुनाव जीतती हैं। शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वे आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में हार के डर से चुनाव आयोग की धमकी दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 तक सभी स्थानीय चुनाव कराने का आदेश दिया है। निरुपम के मुताबिक विपक्ष को अगर आपत्ति है तो उन्हें मोर्चा निकालने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को अपनी हार साफ दिख रही है, इसलिए वे चुनाव आयोग पर दोष मढ़कर चुनाव टालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मतदाता सूची में गड़बड़ी दिखती है तो इसे सबूतों के साथ चुनाव आयोग में शिकायत करनी चाहिए, धमकी नहीं देनी चाहिए। एक सवाल पर जवाब देते हुए निरुपम ने कहा कि उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को एनाकोंडा कहकर महाराष्ट्र की संस्कृति का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठीक ही कहा है कि उद्धव ठाकरे सांप की तरह मनपा की तिजोरी पर कुंडली मारकर बैठे थे। कोविड काल में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ और अब बीएमसी में ट्रिपल इंजन के साथ महायुति का मेयर बैठेगा। निरुपम ने कहा कि इसी डर से शिवसेना यूबीटी प्रमुख चुनाव आयोग और सरकार को धमकाते हैं, लेकिन सरकार इनकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। संजय निरुपम ने शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत पर भी निशाना साधते हुए उन्हें बड़े बेवकूफ की संज्ञा देते हुए कहा कि संजय राउत की वजह से ही महाविकास अघाड़ी का महाविनाश हुआ है। वही बिहार की राजनीति पर बोलते हुए संजय निरुपम ने कहा कि वहां उप मुख्यमंत्री पद की रेवड़ी आरजेडी और कांग्रेस बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और लालू मुस्लिम समाज को भाजपा का डर दिखाकर अपनी राजनीति करते हैं, इसलिए कांग्रेस को भी अपना मुस्लिम उप मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए। निरुपम ने चुटकी लेते हुए कहा कि
वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगाने वाली कांग्रेस के कार्यकर्ता अब अपने ही नेताओं पर टिकट चोर होने का आरोप लगा रहे हैं। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। कुछ महीना पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मतदाता सूचियां हैं, सूचियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर बनाए गए हैं, इस प्रकार का एक फेक नैरेटिव शुरू किया गया था। राहुल गांधी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे थे। हालांकि जिस फेक वोटर के बारे में उन्होंने सवाल उठाया वो सभी बाहर आकर के बताए कि हमने ऐसा कोई फेक काम किया ही नहीं। आज उनका पूरा फेक नैरेटिव एक्सपोज हो गया। उन्होंने ही कहा था कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच में 72 लाख वोट बढ़ गए थे। बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधारी, बोला 50-55 लाख वोट बढ़ गए। उसके बाद कहीं बोला 40-42 लाख वोट बढ़ गए, फिर कहीं बोला 24 लाख वोट बढ़ गए। तो उनको खुद ही पता नहीं कितने वोट बढ़े। सच ये है कि यह कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस चुप हारने के बाद इतना परेशान हो गई थी कि उस परेशानी से निकलने के लिए एक फर्जी नैरेटिव चलाने का प्रयत्न किया और वोटरों के दिमाग में एक फर्जी प्रश्न खड़ा करने का प्रयत्न किया। और उसी जाल में महाराष्ट्र के भी विरोधी पक्ष फंसते दिख रहे हैं। और इसीलिए उबाठा के युवराज परसों 2-3 दिन पहले राहुल गांधी की तरह एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने के लिए उतरते हैं और बताते हैं कि उनके वर्ली विधानसभा क्षेत्र में 11,000 नए वोटर ऐड किए गए थे लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर विधानसभा चुनाव के पहले तक। अब बोला ये सब फेक है। उन्होंने कहा एड्रेस बताया जिसमें बताया कि यहां पर 38 वोटर एक ही जगह पे, कोई एक एड्रेस बताया जहां बताया कि 98 वोटर एक ही जगह पे। उनको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री है, रेस्टोरेंट है मुंबई में, जहां काम करने वाले जो कामगार होते हैं उसी एड्रेस पे अपना नाम रजिस्टर कराते हैं, वहां सब रहते हैं। ऐसा नहीं होता उनके पास तो रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसी तरीके से कई अवैध झोपड़े होते हैं, उन झोपड़ों में रहने वाले जो लोग होते हैं या उनके भाड़ोतरी जो होते हैं, किराएदार जो होते हैं, वो लोग आते जाते रहते हैं, अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवा लेते हैं, लेकिन सबके सब वोट करते हैं ऐसा नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे यहाँ मतदाता सूचियां एकदम पवित्र हैं, मैं ऐसा नहीं मानता, हम कोई नहीं मानते ऐसा। मतदाता सूचियों में कुछ खराबियां हैं और उसको दूर करना चाहिए, लेकिन पूरी की पूरी मतदाता सूची में खराबी करने के पीछे किसी पॉलिटिकल पार्टी का षड्यंत्र है और चुनाव आयोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे सब कर रही है, यह सोच गलत है। यह एक तांत्रिक टेक्निकल गड़बड़ी है, मशीन का दोष है, कंप्यूटर का दोष है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। और ऐसे एरर, ऐसे त्रुटियों की पहचान होनी चाहिए और उनको दूर करने का अभियान शुरू होना चाहिए। और इसी को दूर करने के लिए बिहार में SIR लागू की गई थी। हिंदुस्तान के लगभग 12 राज्यों में भी SIR लागू होने जा रहा है। जब SIR वहां लागू किया गया और बताया चुनाव आयोग ने कि बड़े पैमाने पर यहां पर अवैध वोटर हैं, तो सबने कहा कि हमारे वोटर का नाम काट रहे हैं। जोरदार विरोध किया, यहां से भी विरोध हुआ, कांग्रेस ने विरोध किया, बिहार की पार्टियों ने विरोध किया, विरोधी पक्ष के नेताओं ने। और आखिरकार कहते हैं 60-65 लाख के आसपास वोटर निकाले गए। सभी जानते हैं किसी जेन्युइन वोटर के ऊपर कोई हमला नहीं किया गया है और कर भी नहीं सकते। लोकतंत्र की सफलता इसी में है कि एक एक वैध वोटर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो, अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करे। तो हम यह मानते हुए जो उबाठा के युवराज ने जो सवाल उठाया है, उनको इतना ही कहना चाहूंगा कि सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हुआ, वोटर बढ़ गए, ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर विधानसभा चुनाव 2024 के बीच पूरे मुंबई में लगभग 2 लाख नए वोटर ऐड हुए। एग्जैक्ट फिगर इज 1.98 लाख। एवरेज निकालेंगे तो हर विधानसभा में 5,500-6 हजार वोटर बढ़े हैं। ये 18 वर्ष की उम्र के भी बच्चे हो सकते हैं, 18 वर्ष जिनका पूरा हुआ, इसमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में पहले से नहीं है या कहीं और से आके बसे हैं। जब भी कोई चुनाव होता है तो चुनाव आयोग की तरफ से नए वोटर को एनरोल करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जाता है और यह अभियान तारीफ करने लायक है, क्योंकि लोकतंत्र की सफलता तभी होगी जब एक एक वोटर इस प्रक्रिया में शामिल होगा।
और जब चुनाव आयोग अभियान शुरू करता है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने इलाके में मतदारों का, वोटरों का, मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करते हैं। उनकी पार्टी के भी लोग शामिल होते हैं इसमें। जो युवराज है उनकी पार्टी के भी लोग शाखे शाखे में नए वोटर इनरोल करने के काम में लगते हैं। कांग्रेस के लोग भी लगते हैं, हम भी लगते हैं, सब लगते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000, 10,000, 12,000 वोट बढ़ जाते हैं। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और यही वजह है कि मैं मुंबई में बताना चाहूंगा कि सिर्फ वर्ली में वोटर बढ़े ऐसा नहीं है। अप्रैल 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच मुंबई के सभी लोकसभा क्षेत्र में वोटर बढ़े हैं। उत्तर मुंबई में 42,330 वोट बढ़े, मुंबई नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में 40,665 वोट बढ़े, और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में 41,015 वोट बढ़े, मुंबई नॉर्थ ईस्ट में 27,051 वोट बढ़े, मुंबई साउथ में 25,790 वोट बढ़े, और इसी प्रकार साउथ सेंट्रल में 21,626 वोट बढ़े। और जब ये लोकसभा क्षेत्र में वोट बढ़ते हैं तो उसी अनुपात में विधानसभा क्षेत्रों में भी वोट बढ़ते हैं। हाँ, इसमें अगर कोई वोटर आपको लगता है कि दोषपूर्ण है और फेक है, गलत है या रिपीट हुआ है, तो बिल्कुल इनको आइडेंटिफाई करिए, इसको शिनाख्त करिए और चुनाव आयोग के सामने ऑफिशियली रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि ऐसे फर्जी वोटरों के नाम डिलीट करें, लेकिन जब तक आप एग्जैक्ट फैक्ट और सबूत चुनाव आयोग के समक्ष नहीं देंगे तब तक चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वर्ली में वोट बढ़े और आप कहते हैं कि फेक वोटर आए हैं, तो फिर आप चुनाव कैसे जीत गए? पूरे मुंबई में उबाठा के 10 विधायक चुन के आए हैं और 10 विधायक उन मतदाता सूचियों से चुन के आए हैं जिसके बारे में उबाठा कह रही है कि इसमें दोष है, इसमें कमी है। मतलब अगर मतदाता सूचियों में घोटाला हुआ है, गड़बड़ है, सारे के सारे वोटर फेक हैं, तो आपको एक नैतिक आधार लेना चाहिए। नैतिकता का तकाजा यह है कि आपको कहना चाहिए कि जिन मतदाता सूचियों के वोटर से हम चुन के आए हैं मतदाता सूचियां गलत हैं, दोषपूर्ण हैं, इसलिए मेरा चुनाव दोषपूर्ण है, हम सब राजीनामा देते हैं, रिजाइन करते हैं। क्या हिम्मत है उबाठा के युवराज और उनके तमाम विधायकों में कि मतदाता सूचियों में अगर दोष है तो दोष के आधार पर, नैतिकता के आधार पर एक स्टैंड ले और कहें कि हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और जब तक मतदाता सूचियां दुरुस्त नहीं होती, उनमें सुधार नहीं होता, उनका शुद्धिकरण नहीं होता, तब तक वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और एक बार मतदाता सूचियां शुद्ध हो जाएंगे तभी चुनाव लड़ेंगे। क्या उनमें हिम्मत है? कि हमारा सवाल है। उबाठा के प्रमुख ने इसी विषय पर आने वाले पिछले दिनों एक बात कही कि जब तक मतदाता सूचियों में सुधार नहीं होता मैं देखता हूं यहां चुनाव कैसे होता है। मतलब आप चुनाव आयोग को धमकी दे रहे, मतलब आप इस देश की सरकार को धमकी दे रहे, मतलब इस देश के संविधान को धमकी दे रहे। आपने हमेशा संविधान की एक लाल किताब हाथ में लेके मोर्चा निकाला, बोला संविधान खतरे में, संविधान को बचाना है। और जब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव की तैयारी हो रही है तो आप कहते हैं होने नहीं देंगे। ये गुंडागर्दी और धमकी कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला इस पे। हाँ, आप में अगर हिम्मत है, आप अगर सीरियस हैं, तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक, मतदाता सूचियों में कहीं भी कुछ गड़बड़ी दिख रही है आपको, तो अधिकृत तौर पर चुनाव आयोग के पास जाइए और अपना कंप्लेंट करिए। चुनाव आयोग को एक्शन लेना ही पड़ेगा। दूसरा, महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं वो सारे के सारे चुनाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि 31 जनवरी तक, अगले साल 2026 31 जनवरी तक महाराष्ट्र के सारे लोकल बॉडीज के चुनाव हमको कंप्लीट करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि चुनाव की तारीखें बदली जाएं तो यह काम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, चुनाव आयोग भी नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR की घोषणा की, लेकिन महाराष्ट्र को उसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि अगर SIR की प्रक्रिया शुरू करेंगे तो उसमें 2-4 महीने लग जाएंगे और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता। आप अपने आप को इतना ताकतवर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाना चाहते हैं, तो भाई आपसे हमारा निवेदन है कि ये फेक नैरेटिव चलाने और झूठ बोलने से बेहतर है आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। बहुत सारे कांग्रेस के बड़े बड़े
वकील है वहां पे जो जिनसे आजकल आपकी दोस्ती है, उन वकीलों को खड़ा करिए और सुप्रीम कोर्ट में निवेदन करिए और दिखाइए कि मतदाता सूचियों में इस प्रकार के दोष हैं, इस प्रकार के फेक वोटर्स हैं और इन वोटरों की वजह से चुनाव जो होगा वो गलत होगा, इसलिए आप चुनाव टालिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट डेट बदलता है, तारीख बदलता है, तो हमें स्वीकार होगा। लेकिन ऐसे ही 1 नवंबर को मोर्चा निकाल रहे, कहां निकाल रहे मोर्चा भाई? चुनाव आयोग पे। चुनाव आयोग को मोर्चा निकाल के आपको क्या मिलेगा? अब बस लोगों के दिमाग में एक सवाल खड़ा करेगा, इससे बेहतर होगा चुनाव आयोग के पास आप अपने सबूत पेश करें। मोर्चा निकालने से बेहतर होगा सुप्रीम कोर्ट पे जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे जाना नहीं है, चुनाव आयोग में अपनी बात रखनी नहीं, सिर्फ एक फेक नैरेटिव चलाना। हम इसका निषेध करते हैं, निंदा करते हैं और साफ साफ शब्दों में करते हैं कि अगर आपको चुनाव लड़ना है और जीतना है तो लोगों के बीच जाइए। आज आपको लग रहा है कि महायुति का काम इतना जोरदार चल रहा है कि अगला चुनाव आप बुरी तरह से हार सकते हैं, और हारने से पहले अपनी इज्जत बचाने के लिए कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी मतदाता सूचियों को दोष देते हैं। ऐसे फालतू का धंधा, मूर्खतापूर्ण धंधा करना बंद करिए। उन्होंने कहा सरकार को की टीका प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि वोट चोरी बंद करे और एनडीए पर बंद करे, किस नजरिए? कांग्रेस ने एक नारा दिया था, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार में कांग्रेस के लोगों ने कहा टिकट चोर गद्दी छोड़। वहां टिकट बेचने में करोड़ों रुपए खाए बिहार में कांग्रेस के नेताओं ने, तो इनका नारा तो जहां से शुरू होता वहीं बदल गया है। एक फर्जी बात है ये। कम से कम छठ पूजा पे आके इस प्रकार की राजनीतिक बात उनको नहीं करनी चाहिए, मैं उसका निषेध करता हूं। हाँ, आपको कुछ कमी दिख रही है पूरे इलेक्शन प्रोसेस में, तो आपको अधिकार है एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते उसको उजागर करने का, लेकिन उजागर करने के लिए आपको पुरावा देना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा, कोई प्रूफ देना पड़ेगा। वो प्रूफ है नहीं, सिर्फ ऐसे ही नारेबाजी। इन्हीं नारेबाजियों के चक्कर में वो बर्बाद हो चुकी है, अभी और आगे बर्बाद। किस तरह से अमित शाह जो देश के गृह मंत्री उनका अपमान उद्धव ठाकरे साहब ने किया, ये बहुत ही शर्मनाक किस्म का बयान है। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक संस्कृति रही है उसमें हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने में भी एक सभ्यता का पालन करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उबाठा के प्रमुख ने देश के गृह मंत्री को एनाकोंडा बोला, सबसे खतरनाक सांप का दर्जा दिया, वो बहुत ही भद्दी गाली है और इसका हम निषेध करते हैं। और ये अच्छी बात महाराष्ट्र की राजनीति के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने एनाकोंडा बोला, बीजेपी के लोगों ने उनको अजगर बोला। हमारे नेता ने भी सवाल उठाया कि आप जो एक सांप की तरह मुंबई के मनपा की तिजोरी पर कुंडली मारकर 25 वर्षों तक बैठे थे, उसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? मुंबई को लूटना। आपने खिचड़ी घोटाला किया, मिट्टी नदी का घोटाला किया, और आपने कोविड के समय जब लोग मर रहे थे तब आपने घोटाला किया। तो यही घोटाला करने के लिए एक बार फिर से आपको मुंबई चाहिए? नहीं, मुंबई के लोगों ने फैसला कर लिया है। गृह मंत्री के स्टेटमेंट को लोगों ने गंभीरता से लिया। ट्रिपल इंजन की सरकार मुंबई में होगी। दिल्ली में एनडीए की सरकार है, मुंबई महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, मुंबई मनपा में भी एनडीए का मेयर बैठेगा, और मुंबई में जो विकास की गंगा बह रही है उसमें और तेजी लाई जाएगी, और एक एक मुंबईकर को एक अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल और अच्छी सड़कें मिलेंगी। जिस तरह का नाम संजय राउत ने भी आपके पार्टी के नेता के लिए शब्द का प्रयोग किया है, इस पर क्या कहना चाहिए? इस तरह से संजय राउत का बयान दिया। मैंने पहले ही कहा मराठी में कि संजय राउत मतलब एक बहुत बड़ा चूतिया आदमी है। ऐसे चूतिए लोगों की बातों पर हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसने जो चुतियापा किया उसके चक्कर में उसकी पूरी पार्टी खत्म हो गई। उसने कांग्रेस को खत्म कर दिया, उसने शरद पवार जी की पार्टी को खत्म कर दिया, और उसकी वजह से जो बाला साहब जी के वारिस होने का दावा करते हैं, उन्होंने बाला साहब जी को भी धोखा दिया और हिंदुत्व को भी नकारा है। तो ऐसे चूतिया लोगों के स्टेटमेंट के ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। सर, आपने ये एक शब्द का 4 बार उपयोग किया, ये जानबूझ के उद्देश्यपूर्ण किया? उद्देश्यपूर्ण किया, जानबूझ के किया, क्योंकि वो व्यक्ति इसी लायक है। सर, आदित्य ठाकरे ने जो प्रेजेंटेशन किया था उसमें कुछ जगहों के एग्जाम्पल लिए, खास करके अपने वर्णी क्षेत्र के, वहाँ एक घसीटा राम हलवाई का एक क्षेत्र का जिक्र किया, जहाँ एक जगह पर दावा किया कि यहाँ पे 46 मतदाता इस एक मात्र पते पर है। दूसरा एक छोटी सी खुली कमरे का दृश्य दिखाया और किया कि यहाँ पर 38 मतदाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वहाँ तमाम रिपोर्टर्स पड़ताल करने गए, उन्होंने पाया कि
वहाँ दुकान हलवाई में काम करने वाले लोग वहाँ पर हुआ करते थे, फिलहाल वो मिठाई का कारखाना नहीं है। आपने सवाल का जवाब खुद दिया है, फिर भी मैं इसको रिपीट करता हूँ। घसीटा राम हलवाई जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट चलाने वाले या दुकान चलाने वाले लोग मुंबई में धंधा करते हैं और उनके यहाँ बड़े पैमाने पर कामगार लोग काम करते हैं। और ऐसे कामगार लोग चूंकि वहाँ काम करते हैं, इसलिए जब वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो अपना एड्रेस उसी जगह को दे देते हैं। तो अब घसीटा राम हलवाई के पते पर 38 वोटर या 34 वोटर, वो वोटर फर्जी नहीं है। वहाँ काम करने वाले कामगार भारत के वैध नागरिक हैं और वैध नागरिक होने के नाते उन्होंने उस पते पर अपना नाम रजिस्टर कराया हुआ है। और ऐसे वैध मतदाताओं को अगर आप फेक कहते हैं, इसका मतलब आपकी पूरी बुद्धि फेक हो गई है। जिस झोपड़े की बात आप कर रहे हैं, ऐसे मुंबई में हजारों लाखों झोपड़े हैं जो अवैध हैं। वहाँ पर बड़े पैमाने पर कामगार रहते हैं, मजदूर रहते हैं, प्रवासी मजदूर रहते हैं और वो लोग उसी एड्रेस पे अपना नाम रजिस्टर कराते हैं। लेकिन चूंकि उस झोपड़े की अपनी कोई पहचान नहीं है, तो आसपास का कोई एरिया होता है, उससे उसको कनेक्ट करके उसकी पहचान बना दी जाती है। इसका मतलब वह व्यक्ति उस बिल्डिंग में रहता है और एक ही फ्लैट में या एक ही बिल्डिंग में इतने फर्जी वोटर है, यह एकदम झूठा मिथ्या प्रचार है। सर, जिस तरह से आपने चुनाव आयोग को उद्धव ठाकरे ने धमकी दिया कि हम चुनाव नहीं होने देंगे, किस तरह से? उबाठा के प्रमुख श्री उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा है कि मतदाता सूचियों में बहुत बड़ा दोष है, बहुत सारे फेक वोटर हैं और जब तक इसको दूर नहीं किया जाता तब तक आप चुनाव टालिए, और अगर आप चुनाव नहीं टालेंगे तो मैं देखूंगा कि ये चुनाव कैसे कराते हैं। मैं मतलब क्या होता है? आप क्या इस देश के चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं? इस देश की सरकार को धमकी दे रहे हैं? इस देश के संविधान को धमकी दे रहे हैं? इस तरह के धमकी की भाषा में कोई आने वाला नहीं है। उनकी जानकारी के लिए मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 31 जनवरी 2026 से पहले सारे चुनाव पूरे हो जाने चाहिए और अगर इस तारीख में कोई बदलाव करना है तो सरकार नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और अगर आपको लगता है मतदाता सूचियां दोषपूर्ण हैं, इसमें बड़े पैमाने पर फेक वोटर्स हैं, तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने सबूत रखिए और अपने पूरे आरोपों को साबित करिए और सुप्रीम कोर्ट को कहिए कि वो तारीख बदल दे। लेकिन यह कहना कि अगर तारीख नहीं बदलेगी तो हम चुनाव नहीं होने देंगे, ऐसी धमकियों में आज की सरकार नहीं आती। सर, तो वैसे बिहार में कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं 2022 से क्या क्या स्टेटमेंट दिया, जरा ध्यान दीजिए। 2022 में जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने तो बोला 1 महीने में सरकार गिर जाएगी, 1 महीना निकल गया, फिर बोला 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, फिर बोला अगले 6 महीने में सरकार गिर जाएगी और सरकार पूरे 2.5 साल तक चली। अब हमारे जो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री है, एनडीए के अरेंजमेंट के, अब क्या बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी का विलय हो जाएगा। ये जैसे पहले झूठ बोलते थे वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। शिवसेना पूरे दम खम के साथ भाजपा के साथ खड़ी है। हम अपने मतदाताओं के ऊपर, अपने पार्टी के संगठनात्मक क्षमता के ऊपर दिन रात काम करते हैं। हमारी पार्टी पूरी मजबूती से महाराष्ट्र में अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है और आने वाले दिनों में जब तक हमारी पार्टी की ताकत मजबूत नहीं होती तब तक एनडीए की भी ताकत मजबूत नहीं होगी। इस सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता, आप जो रोज झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलने से बाज आए। आपकी पार्टी कब कांग्रेस में विलय कर लेगी, इसकी चिंता करिए आप। चल को मुख्यमंत्री बनाया है, सानी को मुख्यमंत्री बनाया है, कह रहे कि कभी कोई मोहम्मद का बेटा जो है मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता बिहार का उप मुख्यमंत्री, जब 17% मुसलमान है तो उनको पद क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप इसको किस तरीके से? ये बात एक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के लोग या महागठबंधन के लोग उप मुख्यमंत्री की रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं, उसमें सबको अपना अपना हक चाहिए। आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनको मुख्यमंत्री के नाम पर घोषणा की गई और उनके साथ साथ जो साहनी साहब है जिनके पास 2 या 2.5% वोट है, उनको उप मुख्यमंत्री बनने के लिए घोषित कर दिया गया। अब जो
बिहार का जो लगभग 16-17% जो मुस्लिम वोटर है, जिसमें हमेशा बीजेपी के नाम पे डर दिखा दिखा करके लालू यादव अपने पास वोट लेते थे, अब वो समाज अगर पूछ रहा है कि भाई हमको कब मिलेगा वो हक, तो मुझे लगता है कि बड़ा वाजिब किस्म का प्रश्न है। और ये चुनौती है महागठबंधन को कि अगर उनमें हिम्मत है तो मुस्लिम समाज से कौन उप मुख्यमंत्री होगा, इस बात का, इस नाम की घोषणा वो करें। सर, एसआईआर को लेकर जो है टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी धमकी दे रहे हैं कि अगर एक भी नाम वेस्ट बंगाल से वोटर लिस्ट से हटा तो उनके जो लाखों कार्यकर्ता हैं उसको लेकर वो जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस का घेराव करेंगे, खुलेआम धमकी दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं और उन्होंने अपने नाम फर्जी तरीके से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों में डलवा रखे हैं। एसआईआर की जब प्रक्रिया शुरू होगी वहां पे, तो ऐसे तमाम फर्जी और अवैध बांग्लादेशी नागरिक या रोहिंग्या नागरिक हों, ऐसे तमाम फर्जी लोगों के नाम वहां से डिलीट करने हैं। एक एक फर्जी वोटर का नाम डिलीट किया जाएगा और पश्चिम बंगाल के जो सांसद आप बता रहे हो या उनकी पूरी सरकार कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही धमकियां बिहार में दी गई थी, आखिरकार 65 लाख फर्जी मतदाता पाए गए। बिहार से ज्यादा फर्जी मतदाता पश्चिम बंगाल में पाए जाएंगे। एक बार एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी और छानबीन शुरू होगी तो पता चलेगा। टीएमसी को इसलिए जलन हुई है, उनके अंदर आग इसलिए लगी है कि उनका वोटर ही बांग्लादेशी है। ममता दीदी जो उप मुख्यमंत्री जो बनती हैं वहां की, उनकी पार्टी जो चुनाव जीतती है उसमें बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट अपना योगदान देता है। अब उनको डर लग रहा है कि जो विदेशी नागरिक पश्चिम बंगाल में छुप करके घुस करके उनको मदद कर रहे हैं, वो मदद उनके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए इस प्रकार की धमकी की भाषा का इस्तेमाल किया जाए और ऐसी धमकियों में सरकार नहीं आती। सर, एक सवाल बिहार इलेक्शन से और जुड़ा हुआ है। तेजस्वी सीधे हमला कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन से उसे बना दिया गया है, लेकिन अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, एनडीए की तरफ से अब तक इसका जो है घोषणा नहीं हुआ है, क्योंकि अमित शाह ये बात कह रहे हैं कि नेतृत्व में भले नीतीश कुमार के लड़ेंगे, लेकिन उनके जो विधायक बैठेंगे जीत के, तो फिर उसके बाद नेता तय किया जाएगा मुख्यमंत्री कौन। देखिए, एनडीए की तरफ से साफ साफ शब्दों में चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले घोषणा की जा चुकी है कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। उनके पार्टी के कई सांसदों ने सरेआम मंचों से घोषणा की है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। और नीतीश कुमार की वजह से बिहार में आज प्रगति हुई है। बिहार में जो आपको विकास का एक नया मानदंड स्थापित होते हुए दिखता है, उसमें सबसे बड़ा योगदान नीतीश कुमार के नेतृत्व का है। और नीतीश कुमार का नेतृत्व पूरे एनडीए को बिहार में स्वीकार है। और इसलिए जब एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री होता है, इनकम्बेंट मुख्यमंत्री होता है, तो उसका नाम अलग से घोषित करने की कोई परंपरा नहीं होती है। रह गई बात विधायकों की, विधायक दल की, यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है और अमित शाह जी ने इस संवैधानिक प्रक्रिया की याद दिलाई थी बिहार के लोगों को। आखिरी सवाल, 1 नवंबर को विपक्ष के नेता लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं महाराष्ट्र के, जिसमें एमएनएस भी शामिल हो रही है, और अब कह रहे हैं गुरुवार को राज ठाकरे खुद वोटर लिस्ट में किस तरीके से गड़बड़ी की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, उसका वो खुलासा करेंगे, जिस तरीके से आदित्य और राहुल गांधी ऑलरेडी कर चुके हैं। आप इसको किस तरीके से? मैं महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गठबंधन के जो सभी विरोधी पक्ष के नेता हैं उन्हें और मनसे के प्रमुख को यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ है, तो इसके खिलाफ राज्य चुनाव आयोग के दरवाजे पर उसके खिलाफ मोर्चा निकालने का कोई अर्थ नहीं है। यह महज पॉलिटिकल स्टंट है आपका। अगर आप सीरियस हैं तो एक एक त्रुटि को आइडेंटिफाई करिए और लिखित स्वरूप में चुनाव आयोग के पास शिकायत करिए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे हर एक वोटर का नाम उनको निकालना ही पड़ेगा। अगर कोई रिपीटेड वोटर, उसका भी नाम निकालना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से
अगर आप सीरियस हैं इस मुद्दे को लेके तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपने सारे सबूतों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखिए और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करिए कि जो चुनाव 31 जनवरी 2026 तक होने हैं वह चुनाव इसलिए आगे कर दीजिए ताकि मतदाता सूचियों में जो ये व्याप्त त्रुटियां हैं उनको दूर किया जा सके। लेकिन जो वैधानिक प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल न करके महज लोगों के दिमाग में फर्जी बातें डालने के लिए इस प्रकार का मोर्चा के नाम पे पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है, जिसका हमारा जोरदार विरोध है। सर, नुकताच एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली। यानंतर काल रोहित पवार यांच्याकडे एक वक्तव्य आलंय की ज्या पद्धतीने एकनाथ शिंदे हे वारंवार पंतप्रधान मोदींना भेटायला जातात यांचं येणाऱ्या काळात लोटस 2 होऊ शकतं। आमचे पक्षाचे मुख्य नेते श्री एकनाथ शिंदेजी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत। एनडीए घटक दलमध्ये एनडीए मध्ये एक मोठा घटक दल म्हणून ते काम करतात। देशात जो सरकार आहे एनडीएची सरकार, त्याच्यामध्ये आमचा पक्ष एक मोठा घटक दल आहे आणि यामुळे प्रत्येक मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री किंवा एनडीए घटकचे जो प्रमुख नेते असतात ते पंतप्रधानाशी भेटतात आणि तो सदिच्छा भेट पण होऊ शकतो, शिष्टाचार भेट पण होऊ शकतो आणि यासाठी आमचे नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी दिवाळी निमित्त भेट करण्यासाठी गेले होते। त्या 2-3 दिवसापूर्वी चंद्रबाबू नायडू पण आले होते। तो चंद्रबाबू नायडू का लोटस 3 होणार का मला सांगा। प्रत्येक राज्यामध्ये जे एनडीएचे सहकारी आहे ते दिल्ली जातात आणि अमित शहाजी बरोबर, भाजपचे जो प्रमुख आहेत त्यांच्याबरोबर, नाही तर पंतप्रधानाबरोबर चर्चा करतात, भेटीगाठी करतात। हा एक राजनीतिक शिष्टाचारचा हिस्सा आहे। साहेब, कांग्रेस के उत्तर भारतीय प्रतिपक्ष के जो अवनीश सिंह है, कार्यालय के उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कई बार सुरक्षा व्यवस्था छूट हुई है, उनके असुरक्षा से कभी भी कुछ हो सकता है, इसके जिम्मेदार सरकार होगी। और जबकि साल भर में 113 बार विदेश राहुल गांधी जा चुके हैं और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। आप किस नजरिए से? राहुल गांधी खुद अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपने सही कहा, जब विदेश दौरे पे होते हैं तो पता नहीं उनका कौन सा गोपनीय दौरा होता है, कौन सा सीक्रेट टूर होता है कि कभी भी भारत सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराई गई सुरक्षा है उस सुरक्षा को स्वीकार नहीं करते। तो अगर उनकी सुरक्षा को इतना खतरा है तो कम से कम गोपनीय दौरों से बचें और सुरक्षा में तैनात कर्मियों के बीच आराम से जो भी राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना है हिस्सा लें। लेकिन इस प्रकार की बातें करना कि उनकी सुरक्षा में जानबूझकर चूक की जा रही, कोई नहीं, वो खुद ही खिलवाड़ करते रहते हैं।